बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। न्यू सिलेबस होगा ये सेकंड सेमेस्टर का संस्कृत का। ओके, तो संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक प्रयोग ये आपके पेपर का नाम है, इसी को आपको पढ़ना है। आपको बता दें कि पेपर आपका जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में दो पेपर होता है आपका, जिस यूनिवर्सिटी में दो पेपर होता है, जिस यूनिवर्सिटी में जो है एक पेपर होता है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे दो पेपर होता है चाहे एक पेपर होता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी के लिए यही सिलेबस है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस फॉलो हो रहा है। तो ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत गद्य साहित्य एवं अनुवाद संगणक अनुप्रयोग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चले हम सिलेबस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। आखिरकार सिलेबस जो है आपके लिए किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यानी आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको आपको कैसे पढ़नी है उसको बताने का प्रयास रहेगा। और मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप लोग प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो संस्कृत साहित्य का मॉडल पेपर और टाइप का मॉडल पेपर है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। लिखित मॉडल पेपर मैं जल्द ही दे दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी आकर के 2022 में लागू हुई है, उसी पर आधारित सिलेबस है। ओके, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का एक प्रकार से सिलेबस है, संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। ओके, पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम आपका दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम 4 इकाई प्रथम भाग में, और जो सेकंड 4 इकाई है आपकी वो आपकी सेकंड जो है प्रकार से द्वितीय भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, चले पहली इकाई के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, गद्य साहित्य का उद्भव कैसे कैसे होता है और उसका विकास, यानी कि उद्भव कैसे हुआ और किस जो है मात्रा में उसका विकास होता रहा है संस्कृत साहित्य का। तो उसमें हम देखेंगे प्रमुख साहित्यकार संस्कृत यानी गद्य के, जैसे कि बाणभट्ट हो गए, हर्षचरित इनकी रचना बड़ी फेमस है, दंडी हो गए, इसके अलावा सुबंधु हो गए, शूद्रक हो गए, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हो गए और पंडित क्षमा राव हो गए। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गद्य साहित्य के विकास में इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो गद्य साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं जैसे बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, शूद्रक, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी और पंडित क्षमा राव, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गद्य साहित्य के उद्भव और विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आपको इकाई 1 में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आप इकाई 2 में प्रवेश करेंगे, जो है सुखनासोपदेश। सुखनासोपदेश आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी व्याख्या भी आपको यहाँ पर जो है पढ़नी पड़ेगी सुखनासोपदेश की। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर मैंने बता दिया है सुखनासोपदेश का, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। बड़े ही मतलब कि आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, और चैप्टर वाइज वीडियो भी हो सकता है आपको देने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ा जाए। चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें तीसरा इकाई आपके समक्ष है, शिवराज विजयम। प्रश्न निकल गया मुझसे, चूंकि प्रश्न ही इस समय मैं करवा रहा हूँ लगातार, तो इसीलिए प्रश्न निकल गया। बाकी जो है तीसरी इकाई देखते हैं भाई, शिवराज विजयम आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका प्रथम जो है प्रथम निश्वास, उसकी व्याख्या भी आपसे पूछी जाएगी, हम समझते रहेंगे, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा चौथा जो इकाई आपकी है, उपयुक्त दोनों ग्रंथों से संबंधित जो समीक्षात्मक प्रश्न है। उपयुक्त मतलब कि जो सुखनासोपदेश जो ग्रंथ है और जो शिवराज विजयम है, इन दोनों से जो व्याख्या तो पूछी जाएगी, व्याख्या के अलावा कुछ समीक्षात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इन दोनों ग्रंथों से संबंधित जो समीक्षात्मक प्रश्न होंगे वो आपको इकाई 4 में पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में आप इकाई 2 में प्रवेश करेंगे, जो है द्वितीय भाग में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाग में आप देखेंगे इकाई 5 में अनुवाद को आपको पढ़ना है, यानी कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, यानी उसके नियम क्या हैं, किस प्रकार से निर्देश आपको, यानी कि हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, इसके नियम वगैरह को पढ़ना आपको। अब इसमें आपको कारक देखना, यानी कि कारक क्या होते हैं, विभक्ति। तो कारक और विभक्ति का ज्ञान यहाँ पर अपेक्षित है, यानी इसको पढ़ना ही पढ़ना आपको। कारक और विभक्ति के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपको जो है अनुवाद में आप देखेंगे संस्कृत अपठित से हिंदी अथवा अंग्रेजी में, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो है आपका 7वीं इकाई है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। और इसके अलावा संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और विभिन्न सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि मतलब कि संस्कृत के लिए खास करके बनाए गए हैं। और इसी के अंतर्गत आप कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी कुछ टूल्स हैं, जैसे कि यूनिकोड हो गया, गूगल इनपुट हो गया,
टूल हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, वॉइस टाइपिंग हो गई, इन सभी के बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा जो है लास्ट इकाई जो आपकी 8वीं इकाई है, इसमें इंटरनेट का प्रयोग एवं जो वेब सर्च ई टेक्स्ट होता है उसके बारे में, ई बुक्स क्या होती है इसके बारे में, ई रिसर्च जर्नल क्या होता है इसके बारे में, ई मैगनीज के बारे में और डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे समय आने पर, तो आप परेशान मत होइएगा। जब लिखित मामले ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म आप देखेंगे जैसे कि जूम हो गया, टीम हो गया, गूगल मीट हो गया, वेबएक्स हो गया, वेबएक्स ऑनलाइन लर्निंग एवं रिसर्च प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि स्वयं, ठीक है, मूक हो गया, ई पाठशाला, टेल नेट हो गया, और इसके अलावा जो है इनफ्लाइब्रेट हो गया, शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, ये तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं रिसर्च टाइप के जो कि